हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल सुपर एकेडमी में। रासायनिक विज्ञान की क्लास 3 में आपका स्वागत है। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? परमाणु के बारे में हमने जाना। परमाणु की खोज किसने की सर्वप्रथम, उसके बाद ये किसने बताया कि परमाणु 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी बताया। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जे थॉमसन का एक मॉडल के बारे में जाना। आज की क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें जे थॉमसन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आज की जो क्लास है जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, उन्हीं पर आधारित है। क्योंकि एक दूसरे साइंटिस्ट ने, एक वैज्ञानिक ने उन कमियों को के बारे में चर्चा की और एक नए रूप में हमारे सामने एक एटॉमिक मॉडल लेकर आया। तो क्या ड्रॉबैक रही जे थॉमसन के मॉडल के अंदर? आपको याद होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन ने हमसे यह कहा कि हमारा जो परमाणु बना हुआ है वो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। लेकिन कल की क्लास में एक बात और आपको बताई गई थी कि जे थॉमसन के मॉडल के बारे में जब सभी लोगों ने जाना या लोगों के बीच में जब ये मॉडल आया, तब तक ये नहीं पता था कि नाभिक भी कुछ चीज होती है, या नाभिक भी हमारे एटम के अंदर मौजूद होता है, या न्यूक्लियस भी होता है। इस चीज को आगे लेकर आए हमारे रेदरफोर्ड ने यह कहा कि जे थॉमसन ने अपने मॉडल में हमको ये नहीं बताया है कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन धनात्मक सतह पर लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं। यह तो बताया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पर बराबर हैं, पर उसकी व्यवस्थित बारे में हमको ये बताया नहीं, मतलब कि स्टेबिलिटी के बारे में या स्थिरता के बारे में जे थॉमसन बताने में नाकाम रहे। तो आज की क्लास में हम इसी चीज को आगे लेकर बढ़ते हैं और रेदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपके सामने लेकर आते हैं। रेदरफोर्ड ने अपने मॉडल में हमसे यह कहा कि रेदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिस प्रयोग में हमको यह बताया गया कि रेदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव जब हमने फिजिक्स की क्लास ली थी, जब रेडियो एक्टिव के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में आपको बताया था, तो रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा से निकलने वाले जो अल्फा किरणें की एक किरण पुंज को एक बहुत पतले सोने के पात्र पर गिराया। कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियो एक्टिव, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर हमारी क्या निकलती है, रेज निकलती है रेडियो एक्टिव, उसी तरीके से यहां पर भी पोलोनियम की एक गतिज ऊर्जा से निकलने वाली, मतलब कि जो ऊर्जाएं बाहर निकल रही थी उनमें से एक अल्फा किरण को लेकर एक बहुत पतले से सोने के पात्र पर गिराया गया। फिर उस पात्र पर गिराने के बाद क्या देखा गया कि वहां पर जितने भी अल्फा कण निकल रहे थे या चल रहे थे, टकरा रहे थे, वो विभिन्न दिशाओं में विक्षोपित हो रहे थे। मतलब कि टकराकर इधर उधर जा रहे थे। लेकिन एक और बात वहां देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिली कि कुछ ज्यादा से ज्यादा 70% भी कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80% भी कह सकते हैं, अल्फा कण गोल्ड फिल्म से आर पार हो गए। लेकिन जो ये घटना हुई जिसमें कि अल्फा किरणों का एक सोने के पात्र पर गिरना और वहां से प्रकीर्णन करना, इसी घटना को क्या कहा गया, या इसी घटना को दुनिया ने किस रूप में देखा? रेदरफोर्ड के परमाणु के रूप में देखा। चलिए अब रेदरफोर्ड के मॉडल के कुछ भागों को सही से पढ़ लेते हैं, क्या क्या रेदरफोर्ड के मॉडल में थे। तो रेदरफोर्ड ने अपने मॉडल को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए, जिसमें सबसे पहली बात उसकी यही कही गई थी कि इस प्रयोग में रेदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण स्वर्ण पात्र से विक्षोपित हुए बिना ही सीधे चले गए। तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का ज्यादातर भाग अंदर से खोखला है। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फिल्म पर टकराया तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, उससे आर पार हो गए। तो अगर कुछ इस तरीके से देखना चाहें तो ये मान लीजिए हमारी गोल्ड फिल्म हो गई,
अब इसमें हमने क्या देखा कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स आए वो क्या हुए, ज्यादा से ज्यादा आर पार निकल गए, इस तरीके से बिना किसी चीज से टकराकर बाहर निकल गए। तो तब ये देखा गया कि ये हो सकता है कि हमारे परमाणु का ज्यादातर भाग क्या है, खोखला, खाली है। तो पहली बात तो ये वहां पर समझ में आई कि परमाणु अंदर से खोखला होता है। दूसरी बात उन्होंने एक और वहां पर नोट करी कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ विक्षोपित हुए, मतलब टकराकर एक न्यून कोण बनाया, मतलब कि पूरी तरीके से वापस नहीं, एक कोण, छोटा सा कोण बनाते हुए इधर उधर चले गए। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा तो था परमाणु के अंदर जो क्या हो रहा है, टकराकर चीजों को इधर उधर कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि बीच में कोई ऐसा भाग भी रहा होगा यहां पर कि जब ये अल्फा आए ये टकराकर ऐसे चले गए या ऐसे चले गए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इससे टकराकर न्यून कोण, मतलब कि यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए चले गए होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि बीच में ऐसा कोई भाग जरूर था जिससे टकराने के बाद वो क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हुए। तो लेकिन एक और बात है कि चीज विचलित कैसे हुई होगी। तो रदरफोर्ड ने यह भी समझा कि अगर अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो इसका मतलब बीच का भाग भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। क्योंकि अगर वो वहां पर नेगेटिव या अपोजिट चार्ज के होते तो वहां पर क्या हो जाता, वो अट्रैक्ट हो जाते, वो वहीं पर खत्म होकर उदासीन हो जाते, मतलब कि नष्ट हो जाते। इसका मतलब बीच का भाग क्या है, वहां पर पॉजिटिवली चार्ज है। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या समझा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर प्रकीर्णन होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह भी माना कि धन आवेश परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान संकेंद्रित रहता है, इस स्थान को नाभिक कहते हैं। कहने का मतलब अब यह स्थिति साफ हो जाती है कि अगर हम ये कहें कि ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, कुछ इस तरीके से रहा होगा, और यहां पर वो एक ऐसा छोटा सा भाग जहां से ये न्यून कोण बना रहे थे, तो हमारे अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे आए होंगे, आर पार निकल गए, ये भी आर पार निकल गए, लेकिन जो हमारे यहां पर आके टकराए वो न्यून कोण बनाते हुए क्या हो गए, वापस चले गए, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन तीसरे पॉइंट में यह भी कहा गया कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो ऐसे ही तो गए, लेकिन ऐसे ही क्या हुए, वापस भी आए, मतलब कि वापस भी आए, इस तरीके से गए और फिर वापस भी आए। तो कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड ने उस टाइम ये समझ लिया कि हमारे अल्फा कण जिस चीज से टकराकर बिल्कुल वापस आ रहे या न्यून कोण बना रहे, वो क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है वहां पर। तो इसका मतलब हमारे बीच वाला भाग पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके बाहर हमारे जितने भी हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन हैं जो नेगेटिवली चार्ज थे। तो ये इन तीन पॉइंटों पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और थ्योरी देने के बाद हमको ये समझाया कि बीच वाला भाग क्या होता है। तो इस चित्र में हम साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपके सामने लेकर आए हैं। ये जितनी भी हैं हमारे क्या है, अल्फा कण है, जितने भी हमारे क्या है, अल्फा कण हो गए। ये देखिए, ये सब हमारे अल्फा कण है जो ऐसे सीधे निकल गए, कुछ न्यून कोण बनाते हुए निकल गए, कुछ और कोण बनाते हुए चले गए, कुछ ऐसे भी थे जो वापस भी आए होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, न्यून कोण। तो उसने कहा कि ये जो हमारा बीच का हिस्सा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। देन द होल वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज या न्यूक्लियस। ठीक है, तब हमको यह पता चला कि परमाणु के अंदर एक भाग ऐसा भी है जिसमें धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसी का नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियस रखा गया। उससे ही हम लोगों ने क्या समझा कि वहां पर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, आप लोगों को समझते रहिए पॉइंटों को, जो पॉइंट क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। लेकिन इस चित्र में हमको क्या बात बताई गई है, चित्र द्वारा स्पष्ट है कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप होते हैं उस पर उतना ही अधिक प्रतिकीर्ण बल लगता है, जिसके कारण वे अधिक कोण पर विक्षोपित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब चित्र में हमको साफ बताया गया जितनी हमारे अल्फा कण नाभिक न्यूक्लियस के समीप है उतना ही वहां पर क्या प्रतिकीर्ण रिफ्लेक्शन ज्यादा है, और क्या है, वो उतना ही अधिक कोण बनाते हुए विक्षोपित हो रहे हैं। ठीक है,
और उस पर उतना ही कम प्रतिकीर्ण बल लगता है, जिसके कारण वहां पर क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, एक एंगल बनाते हुए वापस जा रहे हैं। ठीक है, गणना में यह भी पाया जाता है कि नाभिक की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10 to the power 15 मतलब 10 की घात -15 हो सकती है, और परमाणु की त्रिज्या, पूरे परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 की कोटि तक हो सकती है। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10वें 1000वें भाग के बराबर होती है, और नाभिक में के अलावा शेष भाग में केवल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इस पूरे चित्र से हमको यह पता चलता है कि न्यूक्लियस का साइज हमारा 10 की घात -15 कोटि तक होता है, और हमारे परमाणु का पूरे का क्या नाम है, रेडियस कितना था, 10 की घात -10। इस सबसे यह पता चलता है कि परमाणु के अलावा वहां पर जितना भी भाग है वो क्या है, हमारा खाली है, और वो उस खाली भाग में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब जब अच्छाइयां भी हैं तो कमियां भी जरूर रही होंगी रदरफोर्ड के मॉडल में। तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी 2 कमियां पाई गई। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। कहने का मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं की गई कि परमाणु में आखिरकार ये चीजें किस तरीके से सम्मिलित थी। दूसरे भाग में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड के हमारे मॉडल के अंदर क्या है कि सीधी लाइन पर ये जो रेडियो अल्फा पार्टिकल गमन कर रहे थे उसकी व्याख्या भी साफ तौर पर नहीं की गई कि आखिरकार हमने अल्फा पार्टिकल किस तरीके से सीधी रेखा में एक गोल्ड फिल्म पर डाले होंगे। तो ये नहीं समझा पाए थे। इसके अलावा रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी बात थी कि स्टेबिलिटी बिल्कुल भी ये भी नहीं बता पाए थे। तो थॉमसन के ड्रॉबैक्स की कमियां इन्होंने पूरी करी, जो हमको ये बताया कि न्यूक्लियस होता है, और इनकी वजह से ही हमको क्या पता चला कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन ये भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं सिद्ध कर पाए थे। इसके बाद नील्स बोर आए, जिन्होंने इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमको बताया। कल की क्लास में नील बोर के परमाणु मॉडल के बारे में आपको बताएंगे, और उन्हीं की वजह से हमको क्वांटम थ्योरी के बारे में भी पता चला। तो कल की क्लास में इन इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में घूमना भी किस तरीके से बताया गया है वो सब नील्स बोर की थ्योरी के साथ आपको बताएंगे। जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।